डियर स्टूडेंट्स, आज आपको व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में बताया जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यवहारवाद के संबंध में कौन कौन सी मान्यता हैं उनके बारे में बताया गया था। व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, असाहित्यिक भाषा। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी लेखन साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक है। उनकी अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्ययों तथा रूखी वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। यानी साहित्यिक दृष्टि से भाषा क्या है? बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, बहुत ही टफ भाषा है। नंबर 2 पॉइंट आता है अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी इन्होंने क्या नई नई तकनीकों को अपना करके एक ऐसी शब्दावली बना दी है जो लोगों की समझ से परे है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वकील जिस प्रकार से दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती रहती है। तीसरी आलोचना आती है प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल। परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम कि शोध का उद्देश्य क्या है। उनकी शिकायत है कि व्यवहारवादी उपगम के समर्थक अपना अधिकांश समय प्रतिमानों और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। अगली आलोचना की जाती है मूल्य निरपेक्षता का आग्रह। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। वे निष्पक्ष एवं तटस्थ रहना चाहते हैं। वे नैतिक आदर्शों को कुछ भी नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि तथ्यों में अधिक है। यानी कि व्यवहारवादियों का जो विश्वास है वो तथ्यों में अधिक है। वे नैतिक आदर्शों अर्थात मूल्यों को कुछ भी नहीं मानते हैं। वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसमें विश्वास नहीं करते हैं। सामाजिक विज्ञानों का अस्तित्व मूल्यों के बिना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र, समानता एवं स्वतंत्रता आदर्श मूल्य हैं। जब कोई शोधकर्ता अपनी शोध का आरंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता है। उसके व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को अवश्य ही प्रभावित करते हैं। शिवली के अनुसार राजनीति विज्ञान में मूल्य युक्त संरचनाओं के बिना आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ है कि व्यवहारवाद के इस युग में राजनीति विज्ञान की शोध का नेतृत्व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मनोरोग विद्वानों के हाथों में चला गया है। अगली आलोचना आती है लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा निरूपित सिद्धांत एवं प्रस्थापनाएं लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के एकदम प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास है, जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी का समान अधिकार प्राप्त है। व्यवहारवादियों के अध्ययनों के अनुसार विवेकशीलता, संगठन क्षमता आदि राजनीतिक साधनों का वितरण सामान्य होने के कारण संभ्रांत वर्ग का आत्मतंत्रीय शासन होना अनिवार्य है। अगली आलोचना आती है अनुभववादी धारणा एकांगी। व्यवहारवादी उपागम प्रमुख रूप से अनुभववाद पर आधारित है।
व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहें। हम क्यों प्लेटो, अरस्तु, रूसो और मैकियावेली के अनुभवों से लाभ उठाएं। हम उनके निष्कर्षों को अपने ही अनुभव पर आधारित करें, परंतु यह उचित नहीं लगता कि हम अपने अनुभव के आधार पर सत्य का अन्वेषण कर लेंगे। मनुष्य को सदैव अन्य व्यक्तियों के ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाना पड़ता है। यदि ऐसा न होता तो यह ज्ञान की गंगा आगे नहीं बढ़ती। आलोचकों के अनुसार अनुभववाद उचित है, परंतु उनकी भी सीमा है। यदि राजनीति विज्ञान को अनुभववादी विज्ञान बना दिया जाए तो यह एक एकांगी दृष्टिकोण ही होगा। अगली आलोचना आती है बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। व्यवहारवाद अध्ययन एवं शोध हेतु जिन तकनीकों को अपनाना चाहता है उनको प्रयोग बंद समाजों में संभव नहीं है। यानी व्यवहारवादियों ने जो भी अध्ययन के लिए शोध तकनीकों को अपनाया है उनका प्रयोग बंद समाजों में नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है। यानी कि जहाँ अधिनायक तंत्र स्थापित है वहाँ क्या है, राजनीतिक सर्वेक्षण आप कर ही नहीं सकते, संभव भी नहीं है। और यदि सर्वेक्षण की इजाज़त मिल भी जाए तो भी लोग सही उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या हैं, उस शासन व्यवस्था में डरे हुए रहते हैं और वह सारा सर्वेक्षण ही गलत हो जाएगा। नंबर 8, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन बहुत ही खर्चीला है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए हैं। इसमें सर्वेक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना और विश्लेषण करने की जो तकनीकें अपनाई गई हैं उसमें अमेरिका जैसे देशों में भी घबराहट है। व्यवहारवादी शोध के नाम पर विश्वविद्यालयों को अरबों डॉलर अनुदान मिला, परंतु अनुदान समाप्त होने पर यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। अगली आलोचना आती है राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी जिस तरह आंकड़े एकत्रित करते हैं वे सही नहीं होते। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापना हास्यास्पद लगता है। आलोचक कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित और अमापनीय है उसे किस प्रकार कोई गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार किसी के व्यक्ति के व्यवहार को मापना क्या है, संभव नहीं है। अगली आलोचना आती है अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में सिबली लिखते हैं कि राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए, तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, शास्त्रीय परंपरा की परिकल्पनाओं, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। अगली आलोचना आती है अंतिम आलोचना सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को बृहत स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म बृहत विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को बृहत आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होगा। एक गांव के थोड़े से मतदाता के व्यवहार एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। इस प्रकार आज आपको व्यवहारवाद की आलोचना के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।